नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। इन दिनों पाकिस्तान में काबुली वाले की चर्चा गली गली हो रही है। यह सरहदों की लकीर को मिटाती मानवता की वो कहानी है जिसे आज से करीब 133 साल पहले 1892 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। लेकिन आज यही काबुली वाला शब्द पाकिस्तान के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया। पाकिस्तान ने एक गीदड़ चाल क्या चली, इसी काबुली वाले यानी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तालिबान को छेड़ने का अंजाम क्या है, पाकिस्तान को पिछले 1 महीने में ठीक से समझ आ गया है। तालिबान ने न सिर्फ डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिखाकर वो पाकिस्तान को चिढ़ा भी रहा है, जिससे पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। सवाल है कि काबुली वाला से मुनीर को कौन बचाएगा? काबुली वाले ने कैसे निकाल दी है एटम बम वाले पाकिस्तान की हेकड़ी? इस रिपोर्ट में देखिए। करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग होगी फिर। ख्वाजा साहब दिदा नहीं हेरी हिरोसान और अमेरिकाया नमुल तक मकिनी साहब बेर लरी। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को, वहां की क़ियादत को धमकियां दे रहे हैं। पिछले ही महीने 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था, क्या वैसा ही मंजर एक बार फिर नजर आने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, धमकियों का सिलसिला दोनों ही तरफ से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान को देख लेने की धमकी दी है, तो अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर कोई युद्ध छेड़ता है तो काबुली वाला भी तैयार है। तालिबान से समझौता न होने के बाद पाकिस्तान का मीडिया जंगी माहौल बनाने में जुटा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये वहां के हुक्मरान ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हाल के हफ्तों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए भीषण संघर्षों के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसमें मुनीर के दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को डर यही है कि अगर पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। क्या चीन भारत पर हमले का सपना देख रहा है? क्या चीन की वॉर फाइल लीक हो गई है? दरअसल एक विकी फाइल्स ने चीन का सीक्रेट खोल दिया है और बीजिंग का असली चेहरा सामने आ गया है। लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 में ताइवान और 2030 में भारत पर हमला करने का प्लान बना रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन के लिए इतना आसान है? क्या भारत अब वही 1962 वाला भारत है? ऐसा बिल्कुल नहीं। चीन को अच्छे से पता है कि ये 2025 का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, जो बुलेट का जवाब ब्रह्मोस से देने में देर नहीं लगाता। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे चाइनीज हथियारों की हवा निकल गई, इसे पूरी दुनिया देख चुकी है। आज पूरा विश्व मान रहा है कि भारत अब डिफेंसिव नेशन नहीं, डोमिनेंट पावर बन चुका है, जो वॉर जोन में ड्रैगन का फन कुचलने के लिए हर तरीके से सक्षम है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चीन की गुप्त विकी फाइल लीक हो चुकी है। अमेरिका के हाथ लगी सीक्रेट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ड्रैगन एशिया पर राज करने का ख्याली पुलाव पका रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने ड्रैगन स्ट्रेटजी 2030 के तहत 3 टारगेट तय किए हैं: ताइवान, भारत और साउथ चाइना सी। 2027 तक ताइवान को घेरना, 2030 तक भारत की सीमाओं पर सर्जिकल टकराव करना। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 2030 तक भारत वही रहेगा जो साल 1962 में था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों का धुआं उड़ा दिया, ये इस बात का सबूत है कि चीन की सेना जिन हथियारों के दम पर इतना उछलती है, वो कितने दोयम दर्जे के हैं। पूरी दुनिया देख चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की मिसाइलें टारगेट हिट नहीं कर पाई। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम
भारत की मिसाइलों को पकड़ नहीं पाए, चीन का एक भी ड्रोन भारत की जमीन को टच नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने सिर्फ चीन के हथियारों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि PLA की विश्वसनीयता और क्षमता की भी पोल खोल दी। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए न किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में, और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर A-SAT परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। एक तरफ भारत ग्लोबल पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर सामरिक शक्ति की पूरी दुनिया लोहा मान रही है। इस बीच चीन चुपके चुपके बड़ी साजिश रच रहा है। एक ऐसी साजिश जिसे ऑपरेशन 2027 और 2030 के तौर पर डिकोड किया गया है। 2030 में चीन की मंशा भारत से युद्ध की है, लेकिन उससे पहले वो ताइवान के साथ वॉर करके अपनी सैन्य शक्ति का बैटल टेस्ट करना चाहता है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि उसने 2027 का साल तय किया है। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। उस जंग के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाया है। यहां तक कि डेडलाइन भी तय कर दी है, यानी ताइवान हड़पने का वक्त फिक्स कर दिया गया है और वो डेडलाइन है अक्टूबर 2027। खुलासे से साफ हो गया है कि चीन बहुत बड़े जंग की तैयारी में लगा है। एक ऐसी जंग जिसमें ताइवान को चीन में मिलाया जा सकेगा। अब सवाल है कि इस अक्टूबर 2027 की डेडलाइन के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। तो इसका जवाब है 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाली है। 100वें साल को यादगार बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है, कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो पाए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बहुत बार ताइवान को लेकर अमेरिका का मजाक उड़ा चुका है। ताइवान को लेकर अमेरिका को मानसिक बीमार तक करार दे चुका है। चीन का दावा है कि ताइवान की चिंता में अमेरिका सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, जिससे अमेरिका को निजात तभी मिलेगा जब ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। और दावा तो यहां तक है कि इसके लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी हरी झंडी दिखा दी है। खुलासा हुआ है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाहते हैं उनकी सेना PLA 2027 में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। शी जिनपिंग के दिमाग में एक साथ कई प्लान पक रहे हैं। कैसे सुपर पावर बनना है, ताइवान से युद्ध कैसे लड़ना है, अमेरिका से वर्चस्व की लड़ाई कैसे जीतनी है। अमेरिका से लेकर ताइवान तक की तमाम सीक्रेट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इसके लिए शी जिनपिंग ताइवान पर 2027 से पहले भी हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। दरअसल शी जिनपिंग की मंशा यह है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक को रणभूमि में पटखनी देने की ताकत हासिल कर ले, क्योंकि दुनिया के बड़े वॉर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। मिसाल के तौर पर ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक सीक्रेट रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। अमेरिका के स्पेशल कमांडोज ताइवान के सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हुए हैं। अमेरिका हवाई में ताइवानी सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे चीन का खौफ बढ़ गया है। ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा और चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? तो ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा,
चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। और तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध, यानी कि ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका की मदद से ताइवान का जोश हाई है। अमेरिका लगातार ताइवान के जंगी जखीरे को खतरनाक हथियारों से भर रहा है ताकि चीन ताइवान के साथ युद्ध में फंस जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली साख बची रहे। यही वजह है कि चीन अभी ताइवान पर हमला करने से परहेज कर रहा है, खुद की ताकत में इजाफा कर रहा है, अपने हथियारों को एडवांस करने में लगा हुआ है और इसकी जानकारी अमेरिका को भी है। अमेरिकी वायुसेना की एक सीक्रेट रिपोर्ट में बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई। वार्निंग ये कि अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्चे पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 खर्च करके तैयार कर ले रहा है। अमेरिका और चीन संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन टी.डी. वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन को अमेरिका से युद्ध करना होगा। इसके साथ ही अमेरिका को चाइनीज पीएलए से जुड़ी जो सीक्रेट रिपोर्ट हाथ लगी है, वो शी जिनपिंग के 2027 वाले सपने पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है। खबर है कि चीन युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। युद्ध का नाम सुनकर ही चीन की सेना कांप रही है। एक तरफ चीन की सेना के बड़े ऑफिसर्स पर शी जिनपिंग चाबुक चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना पीएलए में भारी बगावत की भी खबर है। शी जिनपिंग पीएलए में बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ छटनी कर रहे हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी पदों से हटाए जा रहे हैं। टॉप मिलिट्री लीडर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई बड़े सैन्य अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। यहां तक कि शी जिनपिंग के कई करीबी और वफादार आर्मी ऑफिसर भी लपेटे में आ रहे हैं। इनमें सेना के बड़े बड़े अधिकारियों पर शी जिनपिंग का जो हंटर चल रहा है, उसका डायरेक्ट लिंक भारत के ऑपरेशन सिंदूर से है। शी जिनपिंग इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान को जो हथियार चीन ने दिए थे, वो भारत के हथियारों के सामने फुस हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या शी जिनपिंग का कॉन्फिडेंस भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने डोल गया है। चीन की पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग इस खौफ में है कि कहीं चीनी सेना की पोल ना खुल जाए। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पीएलए के बड़े बड़े जनरल्स को शी जिनपिंग नौकरी से निकाल रहे हैं और कई आला ऑफिसर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होते जा रहे हैं। चीन की सेना में बड़ी बगावत से भी हड़कंप मचा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक के बाद एक सैन्य अधिकारियों को झटके में चलता कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने अपने नेवल चीफ और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल ली हानजुन और एक सीनियर परमाणु वैज्ञानिक लियू शिपेंग को चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी से बाहर कर दिया है। शी जिनपिंग पीएलए के बड़े सैन्य अधिकारियों को चुन चुन कर नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि पीएलए के बड़े बड़े जनरल्स गायब हो रहे हैं? जाहिर है इस सवाल का जवाब चीन तो नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग की मंजूरी के बिना वहां कोई खबर नहीं छपती। लेकिन अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने इसका खुलासा किया, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाने की मुख्य वजह पीएलए में भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग अपनी सेना को साल 2027 तक ताइवान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की वजह से पीएलए के मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत आ रही है। इसीलिए शी जिनपिंग करप्शन को खत्म करने के लिए अपने करीबी सैन्य ऑफिसर्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। चीन कभी ऐसी खबरें सामने नहीं आने देता।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि चीन की सेना पीएलए में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी तक रख दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो इनका कितना इस्तेमाल कर पाएगा इसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार की वजह से चीन की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि शी जिनपिंग को किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचना होगा, नहीं तो 2027 में ताइवान से मात खानी तो पड़ेगी ही। अगर 2030 में भारत से जंग की जुर्रत की तो युद्ध के मैदान में भारत के हाथों भी मुंह की खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। नो आधार पर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से, कोई आधार का जरूरत नहीं होगा। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको बुर्का चाहिए, फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। क्या देश में अभी एसआईआर या फिर एनआरसी और इसके बाद यूसीसी आने वाला है? क्या इसकी तैयारी हो रही है? क्या यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई है, इतने गुस्से में है कि बिना तथ्यों के कुछ भी बोल रहे हैं? जब कोई फैक्ट्स के बारे में पूछे तो भड़क जा रहे हैं। पहले ईवीएम वाला राग और अब एसआईआर पर सवाल। खास वोट बैंक की सियासत में अटकी पार्टियां और सियासी परिवार आखिर करना क्या चाहते हैं? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि वोट चोरी और एसआईआर पर सवाल उठाकर असल में राहुल गांधी या कहें रॉयल गांधी फैमिली एक तीर से दो निशाने लगा रही। एक ये कि बिहार में हो रहे इलेक्शन और आने वाले यूपी बंगाल चुनाव से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह की हार पर पाबंद लगाया जा सके, और दूसरा ये कि बिहार में चुनाव हारे तो ठीकरा चुनाव आयोग और वोट चोरी पर फोड़ देंगे। ऐसी तमाम सियासी पैतरेबाजियों से अलग देश के 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत चुनाव आयोग ने कर दी। एसआईआर ने एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को कितना बेचैन कर दिया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सरेआम मंच से कह रही हैं कि अगर आप सोचते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। इसका मतलब क्या है और इसे किस तरह से देखना चाहिए, आज की एक्स्ट्रा क्लास में इसी पर बात होगी। एसआईआर से इतनी बौखलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी तिलमिलाहट खास वोट बैंक की सियासत करने वाली कथित लिबरल पार्टियों और उनसे जुड़े रॉयल परिवारों के अंदर क्यों है? क्या इसका अंदाजा हो गया है कि फर्जी वोटिंग वाला रास्ता अगर चुनाव आयोग ने बंद कर दिया तो बंगाल में या दूसरे चुनावों में बहुतों को बहुत दिक्कत हो सकती है, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो? और क्या 2029 में मोदी की वापसी भी हो जाएगी? पहले ये रिपोर्ट देखिए।
राजनीति के रंगमंच पर एक पर्दा गिरा तो दूसरा उठा, एक दृश्य खत्म हुआ तो दूसरा चढ़ा, लेकिन जो विषय है वो गंभीर है। आखिर क्यों चुनावी लहर में एसआईआर को लेकर कुछ दलों, कुछ चेहरों, कुछ सियासतदानों के रंग उड़े हुए हैं? क्यों एसआईआर को कोई इनडायरेक्ट एनआरसी कह रहा है तो कोई कह रहा है इसके बाद तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना तय है। बंगाल में ममता दीदी नाराज है, तमिलनाडु से स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, राहुल गांधी वोट चोरी वाला नैरेटिव कर रहे हैं, अखिलेश तेजस्वी एसआईआर को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। तो जमीनी हकीकत आखिर है क्या? क्यों एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक विलेन के तौर पर विपक्षी पार्टियां देख और दिखा रही हैं? बंगाल से लेकर गुवाहाटी और मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक की मुस्लिम बस्तियों में भी क्या एसआईआर को लेकर वही सवाल हैं जो विपक्ष के हैं, या वहां ध्वनि कुछ अलग है? या आज समझने की कोशिश करेंगे घुसपैठ की जमीनी हकीकत और दावों के बीच। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के चुनाव आयोग के एसआईआर पर सबसे ज्यादा गुस्से में हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पिछले दिनों कोलकाता की सड़कों पर एक विशाल मार्च में ममता दीदी ने चुनाव आयुक्त से लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था। और आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया, चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं, नहीं करना है तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। ये वो लॉजिक हैं जो बंगाल हो या कोई दूसरा राज्य एसआईआर को लेकर कथित लिबरल पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। इसके बरक्स एसआईआर को लेकर जो तर्क चुनाव आयोग के हैं वो साफ है। वो ये कि वोटर लिस्ट से फर्जी या अवैध वोटर्स के नामों को हटाना ये क्यों जरूरी है, इसकी वानगी बंगाल में देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 दिन पहले सैकड़ों आधार कार्ड फेंके हुए मिले। ये आधार कार्ड एक बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिए गए थे। तालाब की सफाई के दौरान इन्हें बरामद किया गया। कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में 3 बोरियों में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तालाब में फेंक दिए। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसे एसआईआर के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बताया, जबकि टीएमसी नकली बताकर फेंके जाने की बात कह रही है। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एसआईआर को लेकर वो पार्टियां और नेता ही आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स करने का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग से इतना भड़क गई कि सड़कों पर उतर गई। ये दिखाने और बताने की कोशिश हुई कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि एसआईआर तो केवल बहाना है, इसके बाद असली मकसद एनआरसी लाना है। ममता ने सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन तक किया, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अडिग रहा। सिर्फ 2 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए गए। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गंभीर है। एसआईआर के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा चुका है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि एसआईआर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पोल पट्टी खुल जाएगी, उनका वोट कट जाएगा, इसलिए दीदी बेचैन हो रही। दूसरी तरफ ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि बीजेपी एसआईआर के बहाने अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटना चाहती है। सवाल यह है कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी हैं और वो कहां रहते हैं और क्या वाकई उन्हें ममता सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
ममता बनर्जी परेशान है, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है, अखिलेश को यूपी की सत्ता में एंट्री का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और तीनों का दर्द, तीनों की सामूहिक पीड़ा है SIR। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि SIR हो या NRC, इन दोनों का एक सिरा ये तीनों वोट बैंक के कटने से जोड़ते हैं, जबकि सरकार कहती है उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी इन अवैध बांग्लादेशियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं और इसलिए वो नहीं चाहती कि SIR की प्रक्रिया बंगाल में पूरी हो। दूसरी तरफ दीदी दावा करती हैं कि बीजेपी SIR के बहाने अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटना चाहती है। सवाल यह है कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी हैं और वो कहां रहते हैं और क्या वाकई उन्हें ममता सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर कोलकाता के करीब न्यू टाउन इलाके में पहुंची, जो कोलकाता से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है, और यहां मिली अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আল্লাহ ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। এখানে ভারতের আধার কার্ড বা হচ্ছে ভোটার আইডি কিছু আছে আপনাদের? আমার ভোটার কার্ড নেই। আর আধার কার্ড? আধার কার্ড একটা আছে, বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চা সরকারি স্কুলে পড়ে, তার ছেলে জন্ম সার্টিফিকেট আছে এখানে, তাছাড়া কিছু। আপনাদের তো কোনো নথি ছিল না, তো আধার কার্ড হলো কি করে? হ্যাঁ, মানার আধার কার্ড করে দিল স্কুল থেকে। ওরা করে দিয়ে? হ্যাঁ, স্কুল থেকে মানা করে দিল। तो क्या समझना मुश्किल है कि आखिर SIR और आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए मान्य दस्तावेज न मानने के चुनाव आयोग के फैसले से ममता दीदी को दिक्कत क्यों है? तो क्या मुद्दा दरअसल मुस्लिम वोटर्स का नाम कटना नहीं है, बल्कि SIR के जरिए उन फर्जी वोटर्स या घुसपैठियों को बाहर करने का है जो धीरे धीरे कथित सेकुलर पार्टियों के कोर वोटर्स बनकर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बात सिर्फ बंगाल की नहीं, बल्कि बिहार, यूपी और देश के दूसरे राज्यों की भी है। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। तो घुसपैठियों के नाम पर इतनी रक्षात्मक या फिर आक्रामक क्यों हो जाती हैं कथित लिबरल पार्टियां?
क्यों वो चेहरे जो खास वोट बैंक की सियासत करते हैं बेचैन हो उठते हैं? ममता को अपना सिंहासन हिलता दिखता है, अखिलेश को 2027 का चुनाव मुश्किल लगता है, तेजस्वी को बिहार की गद्दी दूर दिखने लगती है, तो राहुल गांधी को सत्ता वनवास लंबा दिखता है। राहुल गांधी के इतने हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकती और चुनाव आयोग अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहता है, जिससे नेता प्रतिपक्ष की भाषा तीखी और तीखी होती चली जाती है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे। कोई कांग्रेस से लेकर महागठबंधन की तमाम विपक्षी पार्टियां और ममता बनर्जी तक एसआईआर को मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने की साजिश बताती फिर रही हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये बात बार बार कह रहा है कि एसआईआर के जरिए उसकी कोशिश वोटर लिस्ट को और ज्यादा स्पष्ट बनाने की है। मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट और माइग्रेटेड मतदाताओं को हटाना और नागरिकता की जांच करना है। चुनाव आयोग ने तो ये तक पूछा कि राहुल गांधी किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को ही वोट कर रहे थे। इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं। दूसरा तर्क ये भी है कि अगर डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट कर रहे थे और राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, तो फिर उसे एसआईआर करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से पुरानी वोटर लिस्ट से बीजेपी को फायदा हो रहा था। तो क्या एसआईआर के खिलाफ विपक्षी शोर और दौड़ की वजह कुछ और ही है? एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दल सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे हैं। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, यानी जिस दिन बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होना है उसी दिन सुनवाई होगी। डीएमके ने अपनी याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है। मतलब आप बेचैनी देख रहे हैं, क्यों इतनी बेसब्री है भाई? ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर राज्यों में वोटर लिस्ट दुरुस्त होंगे तो? बिहार का उदाहरण सबके सामने है। एसआईआर के बाद बिहार के पहले फेज के चुनाव में बंपर वोटिंग हुई। बिहार के वोटर्स ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 64% से ज्यादा मतदान किया। इस बार पिछले बिहार इलेक्शन में पिछले चुनावों की तुलना में 56 लाख ज्यादा वोट पड़े, और यह तब है जब एसआईआर के बाद बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कटे थे। ये वो वोटर थे जो मृत थे लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम था, या जिनका नाम 2 जगह पर था, या जो माइग्रेट कर गए। जब ऐसे 65 लाख वोटर्स के नाम कटे तो विपक्ष ने खूब बवाल काटा, अरे धांधली हो रही। लेकिन अब आप देखिए कि बिहार में पहले फेज की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोप ये हैं कि इसका मकसद मुस्लिम वोटर्स का नाम काटना है। हमने विपक्ष के इन आरोपों और एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुंबई और जबलपुर की मुस्लिम बस्तियों से मुस्लिम वोटर्स की राय जानने की कोशिश की। लोगों ने क्या कहा, इसे सुनना जरूरी है। सबसे पहले गुवाहाटी और गुजरात के राजकोट से मुस्लिम वोटरों की एसआईआर पर राय सुन लीजिए। देखिए, ये सब अब लागू करने से क्या होगा, फिर पहले से तो जो हम किया है वो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? इतना दौड़ा दौड़ी करके हम लोग किया, खर्चा किया, पैसा खर्चा किया, फिर से ऐसे करेगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। मेरा नाम लियाकत अली है। मैं ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान, लेकिन 1986 से यहाँ रह रहा हूँ। जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन हम लोग का बिजनेस था, मेरा लड़की यहाँ था। शादी होने के बाद मैं राजस्थान गया, वहाँ में भी एसआईआर चल रहा है। तो उसने कहा कि पापा मेरा तो नाम यहाँ में नहीं आ रहा, मेरा तो शादी हो गया। तो मेरा लड़की को मैं बोला कि मैं यहाँ का 2002 का लिस्ट भेजता हूँ, उसमें मेरा नाम है। तो मैं ये जो वोटर लिस्ट वहाँ भेजा है, अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट हर नेम इज नाउ लिस्टेड इन द न्यू वोटर लिस्ट। सो इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, ये होना चाहिए। एसआईआर की जो अभी चालू हुआ है
वो बहुत अच्छी बात है। जो मत गिनती हो रही है वो भी सही है, मगर जिसका नाम मतदार यादी में नहीं है उनका नाम जोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग की तरह से ये जो रजू किया हुआ है वो SIR वो एक अच्छी बात है। लोकतंत्र मजबूत होएगा वो हम मानते हैं कि सही बात है, लोकतंत्र मजबूत होना ही चाहिए, पर सही ढंग से होना चाहिए। हम ही चाहते हैं कि भाई घुसपैठिए को यहाँ कोई मतदार देने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो जहाँ के है वहाँ को उसको रवाना करना ही चाहिए। तो सुना आपने, वोटर लिस्ट के दुरुस्त होने से किसी को कोई ऐतराज नहीं। तो क्या ऐतराज बस उन्हीं है जो अपनी राजनीति के लिए SIR के मुद्दे को जबरन उठा रहे हैं? हमने जबलपुर, कोलकाता और लखनऊ के मुस्लिम वोटर्स से भी SIR पर उनकी राय जानी। जो मर गए उनके भी नाम है, हमारे अब्बा का नाम अभी तक नहीं हट रहा है, बताइए। बॉर्डर लिस्ट जो है, बॉर्डर जो है दुरुस्त होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक बार बॉर्डर लिस्ट का जो है उसी को फॉरवर्ड करके उसकी जांच जो है एक कोर्ट देके उसको स्टेबल किया जाए। SIR में वेस्ट बंगाल का पूरा जो वोटर लिस्ट है, जो लोग वोटिंग राइट है, उनको देखा जाएगा कि ये लोग 2002 से यहाँ पर था कि नहीं। अगर ये सब हो जाने के बाद एक ड्राफ्ट रोल एक पब्लिश होगा। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद जो लोग वेरीफाइड वोटर है वो लोग तो रह जाएगा, मगर जो लोग वेरीफाइड वोटर नहीं है वो लोग तो नाम जो है लिस्ट से काट दिया जाएगा।